जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ लेते हैं कक्षा 9 की हिंदी मध्य प्रदेश बोर्ड की। और इसमें पाठ 2 के अंतर्गत एक यात्रा वृत्त दिया था। तो पिछली वीडियो में हम इस यात्रा वृत्त का पाठ का सारांश और लिहाजा की ओर इसका पाठ का सारांश और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे वो पढ़ चुके थे। बच्चों, आज हम इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मैं तो चाह रही हूँ कि पूरे प्रश्नोत्तर आप लोगों को एक ही वीडियो में दूँ, लेकिन आपका वीडियो बड़ा हो जाता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उसको भी हम उन प्रश्नों को भी बताएंगे। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न नंबर 8वां है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो ये जो है यात्रा वृत्त है लिहाजा की ओर। ये हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं होती हैं उसमें से एक विधा है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, क्या है ये हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, गद्य की विधाएं। तो उन्हीं के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत भी है। और सुमति, यजमान, ये क्या है, इस यात्रा वृत्तांत इस पाठ के जो है पात्र हैं। तो उत्तर में हम देखते हैं, सुमति के यजमान तथा परिचित व्यक्ति प्रायः हर गांव में मिल जाते थे। इससे उनके व्यक्तित्व की कई विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1 है पुरोहित का विस्तृत क्षेत्र। पुरोहित के रूप में सुमति का बहुत विस्तृत क्षेत्र था, इसलिए प्रत्येक गांव में उनके यजमान थे, उन पर उनका विश्वास था। दूसरा है व्यवहार कुशल। तो सुमति का व्यवहार अच्छा था, इसलिए उसके यजमान उससे प्रभावित थे, सभी उनका आदर करते थे तथा ठहरने की जगह देते थे। तीसरा है लालची स्वभाव। सुमति में पैसे का लालच था, वे यजमानों से दक्षिणा लेते थे। जब लेखक ने उनसे कहा कि तुम दूर के यजमानों के पास मत जाओ, इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो वे तुरंत न जाने को राजी हो गए। इससे पता चलता है कि वह पैसे के लालची थे। और अगला अपना जो है पॉइंट, अल्प क्रोधी। सुमति क्रोधी स्वभाव की थी, इसलिए लेखक के पिछड़ जाने पर वे बिगड़ गई, किंतु उनका क्रोध शीघ्र शांत हो गया। उनका जो गुस्सा है वो जल्दी ही शांत हो गया। अब हम 9वां प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, वेशभूषा का व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने में महत्व होता है। यानी कि हम जो पहनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व निश्चित है, बनता है, तय होता है। उससे पता लगता है कि व्यक्ति किस स्तर का है, उसका चरित्र कैसा है होगा। यही कारण है कि आतिथ्य यानी कि जो अतिथि के समय व्यक्ति की वेशभूषा पर ध्यान जाता है। यानी कि जो अतिथि होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति की वेशभूषा वो क्या पहने हैं, ओढ़े हैं, उस पर विशेष ध्यान जाता है। किंतु मेरी समझ में मात्र वेशभूषा के आधार पर ही हमारा आचार व्यवहार नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्यों तथा सामाजिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उचित यह है कि हम आए हुए अतिथि का ख्याल रखें, भले ही उसकी वेशभूषा किसी भी तरह की हो। अतिथि सत्कार मानव का धर्म है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ प्रश्न का मायने है, इस प्रश्न का अर्थ है कि यात्रा वृत्तांत जो लिहाजा की ओर है के आधार पर तिब्बत जहाँ कभी गए थे कि भौगोलिक यानी कि वहाँ का जो जमीनी जो क्षेत्र वो किस तरह से है, उसका शब्द चित्र यानी कि शब्दों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको विस्तार पूर्वक बताएं। वहाँ की स्थिति यानी कि उस राज्य, उस प्रदेश, उस देश का जो है वातावरण कैसा है,
वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, यानी कि जो पहाड़, ज़मीन, घर, मकान, सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, पेड़ पौधे। तो हमें अपने शहर से किस प्रकार भिन्न है इसका यहाँ पर विस्तार देना है। ठीक है, तो हम उत्तर में देख लेते हैं। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति अत्यंत आकर्षक है, इसलिए दुनिया भर के लोग वहाँ यात्रा पर जाते हैं। वहाँ के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, सुंदर स्वच्छ जल वाली नदियाँ हैं। तिब्बत के ठाड़े सबसे अधिक खतरनाक जगहें हैं। कैसी है तिब्बत की भौगोलिक स्थिति? अत्यंत आकर्षक, यानी कि देखने में बहुत सुंदर है, इसलिए दुनिया भर के लोग वहाँ यात्रा पर जाते हैं। वहाँ कैसे ज़मीन है? पहाड़ वाली, सुंदर और स्वच्छ जल वाली नदियाँ हैं। क्यों है सुंदर और स्वच्छ जल वाली? क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण ना के बराबर है, क्योंकि जनसंख्या कम है, आवागमन के साधन हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। तिब्बत की जो ठाड़ी यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सबसे अधिक खतरनाक है। 16-17 हजार फीट तक की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों ओर कई मीलों तक कोई आबादी नहीं है। नदियों तथा पहाड़ों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखना संभव नहीं है। यहाँ हिमालय के बर्फ से ढके हजारों श्वेत शिखर फैले हैं। कुछ बिल्कुल नंगे पहाड़ भी हैं जिन पर ना बर्फ है ना हरियाली है। कहीं कहीं बहुत कम बर्फ वाले शिखर या शिखर मतलब पर्वत मिल जाते हैं। तिब्बत के पहाड़ों से घिरे विशाल मैदान मनमोहक हैं। कुल मिलाकर तिब्बत एक खूबसूरत देश है। हम जहाँ रहते हैं वह शहर ग्वालियर में अधिकांश समतल भूमि है। कुछ पहाड़ भी हैं किंतु उन पर तिब्बत की तरह बर्फ नहीं है। इन पहाड़ों पर हरियाली अवश्य देखी जा सकती है। जिस तरह तिब्बत में कृषि भूमि है उसी प्रकार हमारे शहर में भी खेतीबाड़ी की भूमि है। हमारे शहर में तिब्बत की नदी तरह नदियाँ तथा बर्फीले पहाड़ नहीं है। तो ये हो गया शब्द चित्र, यानी कि शब्दों के माध्यम से हमें इस प्रकार से वहाँ का विस्तृत विस्तार देना है कि हमारी आँखों के सामने वहाँ का चित्र प्रस्तुत हो जाए, और कहीं ना कहीं हमें इसको अपने शहर के माध्यम से भी जोड़ना, शहर से भी जोड़ना है जहाँ हम रहते हैं। अब हम 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोगों को वैसे इसमें नहीं पढ़ना है। यदि आपने अपने आसपास कहीं भी यात्रा की है, जैसे कहीं धार्मिक स्थान पर गए हों या कहीं भी गए हों, तो वहाँ का आप लोगों को वर्णन लिखना है या जो अपने अनुभव हैं उनको प्रस्तुत करना है अपनी लेखन के माध्यम से। इसमें उत्तर दिया गया है, मैंने अपने पिताजी के साथ अमरकंटक की यात्रा पिछले वर्ष की थी। यह यात्रा बड़ी रोचक तथा ज्ञानवर्धक रही। हम रेलगाड़ी से पेंड्रा स्टेशन पहुँचे। वहाँ से 40 किलोमीटर की बस यात्रा से गए। बस पहाड़ों की ऊंचाई पार करती ऊपर की ओर जा रही थी। मार्ग के दोनों ओर के दृश्य जो हैं बड़े मनोहर लग रहे थे। मनोहर मन धन हर, यानी कि मन को हरने वाले बहुत सुंदर लग रहे थे। सतपुड़ा तथा विंध्य पर्वतों पर पहुंचकर मन गदगद हो गया। गदगद यानी कि बहुत प्रसन्न या खुश हो गया। वहाँ के दृश्य चित्ताकर्षक थे। चित्त आकर्षक यानी चित्त यानी हमारे मन को लुभावने लगने वाले, मन को सुंदर आकर्षक लगने वाली थी। नर्मदा नदी के प्रारंभ में स्थित उत्स कुंड गए। वहाँ के मंदिरों के दर्शन किए तथा निकट ही स्थित माई की बगिया पहुँच गए। माई की बगिया में खिलने वाले गुलबकावली के फूलों से बनी रस की शीशी खरीदी। यह रस आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। विख्यात है कि यहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की थी, इसलिए नर्मदा नदी की क्षीण धारा का नाम कपिल धारा पड़ा। यह धारा खड़ी ऊंचाई से कूदती है, तब नर्मदा स्फटिक जैसी सफ़ेद
सफेदी में प्रकट होती है। सफेदी के कारण कपिलधारा का नाम कपिला गाय पड़ा। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर कौन सी लाइन है, ये आपके जीके के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी कि विख्यात है। सब लोग कहते हैं ये विश्वविख्यात है कि कपिल मुनि ने तपस्या की थी कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। इसलिए नर्मदा नदी की छीण धारा, एक जो धारा निकलती है, छीण यानी कि नर्मदा नदी से कट करके एक धारा निकलती है, तो उसका, उस धारा का नाम क्या है, कपिल धारा नाम पड़ गया। यह बहुत खड़ी ऊंचाई यानी कि पहाड़ की बहुत ऊपर से गिरती है, तो कहीं से भी यदि पानी गिरता है तो उसकी जो पानी का जो कहीं ना कहीं ऊपर से गिरना, आपस में पानी बिखरता है, टकराव होता है और पानी का एक रंग जो है बदलता, और वह पानी का रंग दूधिया रंग का हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है, जिसे स्फटिक यानी कि हीरे की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। सफ़ेदी के कारण इस धारा को, इस कपिल धारा का नाम कपिला गाय भी रखा गया है। तो आज आप लोगों को ये कितने 11 प्रश्न हो गए हैं, और यदि आज वीडियो और आप लोगों के पूरे प्रश्न कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आज इतने ही, हम कल फिर से इसके जो है, कल लगभग आपके इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। और कमेंट में आप लोग लिखिए कि आपको और किस तरह से प्रश्न उत्तर चाहिए, क्या मोस्ट ही मैं आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से जो है उन्हीं को पढ़ाऊँ। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करिए और